डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ लक्ष्मण कुमार। हमने एमटेक आईआईटी वाराणसी से किया है। गेट में ऑल इंडिया रैंक 3 आया था। डायरेक्टर हूँ दीक्षा एकेडमी, जुपिटर एकेडमी, नांदेड़, महाराष्ट्र। आज बात कर रहे हैं क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर का, यूनिट एंड मेजरमेंट। हालांकि एनसीईआरटी का देखें तो जो फर्स्ट चैप्टर है वो फिजिकल वर्ल्ड है। वो सिंपल फिजिक्स के बारे में सिंपल एक्सप्लेनेशन है, जो कि हम लोग धीरे धीरे पढ़ते हुए उसको इंक्लूड करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। उसके लिए अलग से कोई चैप्टर क्लास की जरूरत नहीं होती, अलग से लेक्चर की जरूरत नहीं पड़ती। मेन पार्ट यही है। इसमें है क्या क्या इस चैप्टर में, एक तो है यूनिट के बारे में, यूनिट क्या रहता, कैसे चेंज करते, इसके बारे में। यूनिट मालूम भी होगा, फोर्स का यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस का मीटर, बस वही सब है। डायमेंशंस होंगी। डायमेंशन एक नया टर्म आ गया। जो भी स्टूडेंट 9th 10th अभी पढ़ चुके हैं उनके लिए डायमेंशन एक नया टर्म है। डायमेंशन एक्चुअल में यूनिट लिखने का ही एक अलग तरीका है। जैसे यूनिट हम लोग लिखते हैं ना, कोई भी यूनिट लिखे लेंथ का तो मीटर, एक दूसरा भी तरीका है यूनिट लिखने का सेंटीमीटर, एक है फीट। उसी तरह से एक और तरीका है लेंथ को लिखने का एल। जैसे एम लिख सकते, सीएम लिख सकते है ना, फीट लिख सकते, वैसे ही एल। सो दिस इज डायमेंशन। पढ़ने पे क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसका। और क्या पढ़ेंगे इसमें? इसमें पढ़ेंगे हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर। ये भी नया टर्म है स्टूडेंट्स के लिए जो अभी 10th पास किए हैं। सिग्निफिकेंट फिगर जो है, जो नंबर्स हम लोग को लिखना रहता उसके बारे में बताया जाता है। किस तरीके से नंबर को लिखा जाए, कितना लिखा जाए। अब कोई मेजरमेंट कर रहा हो, ये प्रैक्टिकल से रिलेटेड है, मेजरमेंट कर रहा हो तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट लिखने चाहिए, उन सब के बारे में डिस्कशन है। साथ में इस चैप्टर में डिस्कशन है एरर के बारे में। अब एक्सपेरिमेंट करते हैं, क्या क्या मिस्टेक्स हो सकते, क्या क्या उसमें एरर आते हैं, उनके बारे में डिस्कशन है। कैसे एरर को कैलकुलेट किया जाता और किस तरीके से हम लोग एरर को मिनिमाइज कर सकते, उसके बारे में डिस्कशन है। तो ये है यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर। बात आते हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। यदि हम लोग पहले नीट के बारे में बात करें तो इस चैप्टर से नीट में जो क्वेश्चंस आते हैं वो डायमेंशन के आधार पे आएंगे, पूछे जाएंगे। डायमेंशन जो डिस्कस की, डायमेंशन के आधार पे क्वेश्चन पूछा जा सकता, एरर के आधार पे क्वेश्चंस आते, सिग्निफिकेंट फिगर के आधार पे क्वेश्चंस आते। और खास बात यह है कि नीट के आधार पे सोचे तो लगभग 1 क्वेश्चन एवरी ईयर इस चैप्टर से आते ही आते हैं। 1 क्वेश्चन, कभी 2 भी आ सकता है कि नहीं। 1 क्वेश्चन एवरी ईयर लगभग आते ही आते हैं। बात करें जेडब्ल्यू मेन का तो कंटेंट वही है, नीट का हो या जेडब्ल्यू मेन का हो या एडवांस का हो, सिलेबस अलग अलग नहीं है। सिलेबस का कंटेंट तीनों में सेम है, बस डेप्थ लेवल इंक्रीज करता है, डेप्थ लेवल। तो यदि जेडब्ल्यू मेन के बारे में बात करें तो उसमें भी इस चैप्टर से क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि हर एक साल आएगा ही, लेकिन हाँ आने के चांसेस है। सेम आईआईटी में भी, जेडब्ल्यू एडवांस में भी इस चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं। एडवांस में भी या तो डायमेंशन के आधार पे आएगा या एरर के आधार पे आएगा, कभी कभी सिग्निफिकेंट फिगर के आधार पे भी आ चुका है।
तो ये चैप्टर बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ही बेसिक चैप्टर है, और एक तरह से कहा जाए इसको पढ़ने में कुछ भी स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं पड़ती, और इससे लगभग हम लोग ऐसा कहें सिंपल कैलकुलेशंस वगैरह के आधार पे, ऑन एन एवरेज के आधार पे यदि हम लोग कहें तो ऑन एन एवरेज इसका कंट्रीब्यूशन 1.5 से 2% तक का रहता है एग्जामिनेशन में, है कि नहीं। यदि नीट में जैसे 45 क्वेश्चंस होते हैं तो एक क्वेश्चन के चांसेस बहुत ज़्यादा है, रेयरली कभी कभी नहीं आता हो लेकिन आता ही है। दूसरा यदि जेडबलई मेन में कहे तो कब 1-2 साल छोड़ के आता ही रहता है, वैसे ही एडवांस में भी क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो वेटेज इसका 2% वेटेज हम लोग आसानी से कर सकते हैं कि इसका वेटेज ऑन एन एवरेज 2% है पूरे चैप्टर्स में, पूरे 11th और 12th का चैप्टर्स मिला के इसका वेटेज 2%। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन। इस चैप्टर में सब स्टार्टिंग से हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इसको, इतना डिटेल में पढ़ेंगे कि स्टूडेंट किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा हो कोई परेशानी ना हो। और ये चैप्टर जो है स्टार्टिंग का चैप्टर है, बेसिक चैप्टर है, तो इसमें बहुत ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है। आईआईटी में भी क्वेश्चन आए या नीट में भी क्वेश्चन आए तो लेवल लगभग सिमिलर ही रहता है, बहुत ज़्यादा का फर्क नहीं पड़ेगा इस चैप्टर में। लेकिन आगे के जो चैप्टर्स वगैरह है, इसके बाद के चैप्टर्स, उसमें इफेक्ट आता है, उसमें डिफिकल्टी लेवल का इम्पोर्टेंस बढ़ जाता। इसमें डिफिकल्टी लेवल का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता है, करेक्ट है। तो क्या क्या है इसमें उसके बारे में डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। देखो स्टूडेंट, सबसे पहला पॉइंट है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी को पहले जनरल लैंग्वेज में समझेंगे, बाद में इसका डेफिनेशन लिखेंगे, करेक्ट है। दोनों अलग चीज होता है। एक फिजिकल क्वांटिटी को रियलाइज करना, वो हुआ जनरल लैंग्वेज में समझना। एक होता है उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, वो हुआ उसका डेफिनेशन। तो फिजिकल क्वांटिटी हम लोग जनरल लैंग्वेज में बात करें तो फिजिक्स को पढ़ने के लिए जिन क्वांटिटीज की जरूरत होती, जो जो टर्म्स का यूज करते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। सिंपल सा कहा जाए कि जैसे हमें इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ना हो, तो इंग्लिश लैंग्वेज यदि पढ़ना हो तो हम लोग कौन कौन सा लेटर यूज करेंगे, ए बी से लेके जेड तक, इन्हीं सब का यूज रहता है। बाकी कुछ नंबर्स वगैरह का भी कंट्रीब्यूशंस होते हैं, वो अलग बात है। अल्फाबेट में यही सब का यूज होता है। अब कोई इंग्लिश में इस तरह का लेटर यूज कर सकता है क्या? नहीं कर सकता, ऐसा आता ही नहीं इंग्लिश में, है। तो वही चीज है, फिजिकल क्वांटिटी कहने का मतलब वो सभी जिसके आधार पे फिजिक्स सब्जेक्ट को पढ़ा जा सके, करेक्ट है। अब जैसे फिजिकल क्वांटिटी का जैसे एग्जांपल, डिस्टेंस फिजिक्स में आता है, फोर्स आता है, एनर्जी आता है। तो ये सभी जो टर्म हो गए वो सब कैसा हो गया, फिजिकल क्वांटिटी। तो जिन टर्म का यूज करते हैं फिजिक्स को पढ़ने में, फिजिक्स को एक्सप्लेन करने में, उन्हीं सबको कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। टर्म्स हो गए, है कि नहीं। अब बात करते हैं इसका एक्चुअल डेफिनेशन। तो एक्चुअल डेफिनेशन क्या कहता है? कहता है कि ये ऐसा क्वांटिटी है जिसको हम लोग मेजर कर सकते हो और एक्सप्रेस कर सकते हो। मेजर करने का मतलब प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करते हुए उसका वैल्यू पता किया जा सकता, जैसे लेंथ मेजर कर किया जा सकता। अब कोई ये पेन का लेंथ पता करने के लिए कहा जाए तो स्केल का यूज करके हम लोग पता कर सकते हैं। सो लेंथ इज फिजिकल क्वांटिटी। एक्सप्रेस होना चाहिए,
एक्सप्रेशन बनना चाहिए, फार्मूला बनना चाहिए। मतलब लेंथ के आधार पे फार्मूला, जैसे हम लोग कोई वॉल्यूम पता करना हो तो एल क्यूब, एल का कंट्रीब्यूशन है इसमें, सो इट इज द एक्सप्रेस करना, यानी लेंथ को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं दूसरे फॉर्म में, करेक्ट है, वो कहलाता फिजिकल क्वांटिटी। तो ऐसा क्वांटिटी जिसको मेजर ना कर सकते हो या एक्सप्रेस नहीं कर सकते, उसको फिजिकल क्वांटिटी नहीं कहेंगे। कोई भी ले लो, अब फोर्स ले लिए, पढ़े होगे, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, सही है, मास इज इक्वल टू फोर्स बाय एक्सेलरेशन, है ना। मेन फार्मूला बनना चाहिए, ये तीनों में फार्मूला है, मतलब तीनों फिजिकल क्वांटिटी है, बराबर है। फार्मूला बनना मतलब एक्सप्रेस करना, ऐसे टर्म जिसको हम लोग न तो मेजर कर सकते हो या फिर एक्सप्रेस कर सकते हो या दोनों नहीं कर सकते हो, तो उन सभी को हम लोग कहेंगे नॉन फिजिकल क्वांटिटी। अब नॉन फिजिकल क्वांटिटी का सिंपल एग्जांपल कहा जाए तो जैसे मान लो कोई कहे इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस के बारे में बताना। अब इंटेलिजेंस को कोई मेजर कर सकता है क्या? कोई कहेगा हाँ मेजर होता है, आईक्यू वगैरह मेजर करते, लेकिन आईक्यू जैसे एक समय पे मेजर कर लिए, कुछ देर जैसे एग्जाम्स वगैरह देते हैं कोई स्टूडेंट, अभी एग्जाम दिया, किसी दूसरे दिन एग्जाम दिया तो अलग इम्पैक्ट आता, तो वो चीज वेरिएबल हो जाता है, सराउंडिंग पे डिपेंड करता है, जो एग्जाम देने गया उसके मूड पे डिपेंड करता है। मूड अच्छा हो तो आईक्यू ज्यादा आएगा, मूड ऑफ हो तो उस समय आईक्यू मेजर करे तो कम आएगा, ये नेचुरल है। जैसे एग्जाम्स वगैरह होते हैं उसी के आधार पे वो रहता है, तो मेजर कर, दूसरा एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते, उसका कोई फार्मूला नहीं बना सकते, है कि नहीं। अब आईक्यू एक आदमी का है, उसमें कोई मास से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बनेगा, कुछ भी नहीं, एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ब्यूटी, ब्यूटी भी वैसे ही कंडीशन है, ये सब फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, इसलिए फिजिक्स में कभी भी तुम्हें आईक्यू, ब्यूटी, ये सब एज ए टर्म के बारे में नहीं मिलेगा। टर्म वही मिलेगा जिसको हम लोग मेजर कर सकते हो, जिसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं, करेक्ट है, वो फिजिकल क्वांटिटी। तो नोट डाउन करो फिजिकल क्वांटिटी के डेफिनेशन, एनी क्वांटिटी which can be measured as well as expressed are called as physical quantity, correct है। आगे लिखो, फिजिकल क्वांटिटीज आर क्लासिफाइड इन टू पार्ट, फिजिकल क्वांटिटीज आर क्लासिफाइड इन टू पार्ट्स, दो पार्ट में इसको क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट लिखो इसमें, फर्स्ट फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फर्स्ट इज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फर्स्ट इज फंडामेंटल, सेकंड आएंगे वो कहलाता डेराइव्ड, वो बाद में लिखेंगे। फर्स्ट इज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, सेकंड अभी लिखना नहीं है, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी सिर्फ बता रहे हैं। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या है इसके बारे में देखो। ये फंडामेंटल वर्ड जो है उसका मतलब ये होता है बेसिक, यानी कि फिजिकल क्वांटिटी का बेसिक पार्ट। अब जैसे इंग्लिश का हम लोग अभी डिस्कस किए, ए बी से लेके कहां तक जा रहे हैं, जेड तक, ए से हम लोग गए जेड तक, करेक्ट है ना। तो ए से जब जेड तक जा रहे हैं तो इसके बारे में सोचो, क्या कोई भी लेटर, मान लो डी जो है, ये डी लेटर अपने आप में एक तरह से बेसिक पार्ट हो गया, अल्फाबेट का बेसिक पार्ट। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, जो लेटर डी है उसको
ए से जेड में 26 लेटर होते, डी हटा दो तो अब 25 बचे। उन 25 लेटर को कैसा भी अरेंज करो, कैसा भी डी नहीं बना सकते। करेक्ट है ना? हाँ, इसीलिए ये कहलाता फंडामेंटल। डी को दूसरे फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, मतलब एक्सप्रेशन में यूज होता। अब जैसे मान लो कि डी जो है उसका यूज कर रहे डोर में, है ना, डी एक्सप्रेस कर रहे, इसका एग्जिस्टेंस है, लेकिन इसका वैल्यू जो है, मतलब इसका इंपैक्ट बाकी लेटर्स अल्फाबेट का यूज करके नहीं पता कर सकते। मतलब ऐसा सबसे बेसिक पार्ट होना चाहिए और उसको जो है बाकी के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो इसीलिए अल्फाबेट कहलाता, अल्फाबेट इज कॉल्ड द बेसिक पार्ट। अब मान लो इसी में कोई वर्ड है कार, दिस कैन नॉट बी द अल्फाबेट, ये अल्फाबेट नहीं है, क्योंकि इसमें अल्फाबेट के 3 टर्म का यूज करके इसको बनाए। तो ये एक तरह से डेराइव्ड क्वांटिटी के जैसा है। अल्फाबेट उसको कहते जिसको आप उस ग्रुप के दूसरे मेंबर के में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, बराबर। हाँ, डेराइव्ड में एक्सप्रेस कर, ऐसा नहीं कि एक्सप्रेस किया ही नहीं जा सकता, एक्सप्रेशन है उसका एग्जिस्ट करता, लेकिन आपस में जो ग्रुप बना फंडामेंटल उसमें नहीं कर सकते। जैसे इसमें डी को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो वही फंडामेंटल सबसे बेसिक होना चाहिए। तो इसको नोट करो, एनी क्वांटिटी विच आर द बेसिक क्वांटिटी, any quantity which are the basic quantity and which cannot be expressed completely in the form of other fundamental physical quantity, correct है? तो there are total 7 fundamental physical quantities. बराबर है, टोटल 7 ही है। जो बेसिक क्वांटिटीज होते हैं वो बहुत ही कम ही हुआ करता है नंबर में हमेशा। जैसे हिंदी का लेटर देख लो, देवनागरी स्क्रिप्ट कहते, देवनागरी स्क्रिप्ट का देख लो, उसमें 52 है। इंग्लिश का देख लो 26 है। लार्ज नंबर में नहीं हुआ करते है। कोई भी अल्फाबेट वगैरह बनाया जाता है उसको बेसिक, सबसे बेसिक वही होता है। स्टार्टिंग में जैसे इंग्लिश पढ़ना हो तो ABCD से ही शुरू करते हैं अल्फाबेट, वैसे यहाँ पे भी स्टार्ट करना है तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। कौन कौन से फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल है, फिर उन सबको मिला के नया बनेगा। जैसे इंग्लिश का अल्फाबेट पहले पढ़ते, फिर उनको मिला के वर्ड बनाते, तो वैसे ही पहले फंडामेंटल पढ़ेंगे, फिर उनको सबको मिला के डेराइव्ड बनाएंगे। करेक्ट है? कौन कौन से 7 है तो उसको लिख लो। फर्स्ट लेंथ, सेकंड टाइम, एक लेंथ हुआ, दूसरा टाइम, थर्ड, ये सब बहुत ही बेसिक क्वांटिटी है। मास आगे पीछे लिख सकते, सीक्वेंस का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता। फोर्थ टेम्परेचर, 5 इलेक्ट्रिक करंट है, 6 ल्यूमिनस इंटेंसिटी, 7 amount of substance। अब देखो लेंथ के बारे में तो मालूम है, लग भी रहा एकदम बेसिक है। टाइम के बारे में भी मालूम, लग रहा बेसिक है। मास भी लग रहा ना बेसिक। टेम्परेचर
और क्या, उससे छोटा टेम्परेचर से और क्या होगा, एकदम बेसिक क्वांटिटी। करंट, करंट भी है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, लाइट का इंटेंसिटी है कि नहीं, और ये होगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मतलब गैस के बारे में। तो देखो लेंथ, टाइम और मास ये कहलाता मैकेनिक्स का पार्ट। मैकेनिक्स के पार्ट में लेंथ, टाइम, मास, टेम्परेचर आ गया हीट का, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स का पार्ट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी लाइट का पार्ट, अमाउंट ऑफ गैस, गैसियस सिस्टम, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, गैसियस सिस्टम का पार्ट। तो ऐसा करके पूरा फिजिक्स एक तरह से कवर हो जाता है। बाकी जो दूसरे क्वांटिटीज है, फोर्स, वो सब इसी से बना सकते हैं। यहां पे देखोगे लेंथ जो है वो बाकी 6 का कैसा भी कॉम्बिनेशन बना लो, तुमको लेंथ नहीं मिलेगा कभी भी, लेंथ नहीं मिलने वाला। करेक्ट है? हाँ, उसी तरह से मास है, बाकी 6 को, मास को छोड़ के बाकी 6 को कैसा भी करो नहीं मिलेगा, पॉसिबल ही नहीं, इसीलिए फंडामेंटल। अब कोई कहे कि हमने भी फंडामेंटल का ग्रुप बनाया, उसमें लिख दिया लेंथ, टाइम और वेलोसिटी। लेंथ है, टाइम है और वेलोसिटी है। अब बोलो लेंथ को वेलोसिटी टाइम में या वेलोसिटी को लेंथ और टाइम के फॉर्म में लिख सकते कि नहीं? होता ही है, वेलोसिटी इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये तीसरा जो टर्म है वो बाकी 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये फंडामेंटल नहीं हो सकता है ना। ये फंडामेंटल, फंडामेंटल के लिए एकदम बेसिक होना चाहिए। दूसरे में आएगा, अब जैसे ये लेंथ है, ये आया ना लेंथ, ये लेंथ है, मतलब एक्सप्रेस तो करने में होना ही चाहिए। लेंथ को एक्सप्रेस कर सकते हैं कैसे? v इक्वल टू एल बाई टी, एक्सप्रेशन में होना चाहिए। लेकिन दूसरे फंडामेंटल में आपस में एक्सप्रेस नहीं होना चाहिए, डेराइव्ड में होना चाहिए। ये डेराइव्ड है कि नहीं? डेराइव मतलब लेंथ का यूज करते हैं डेराइव्ड क्वांटिटी बनाने। तो ये हो गए हमारे फंडामेंटल। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक करंट, सोचने में लगता है चार्ज जो है, चार्ज, उसके बारे में यदि हम लोग कहें तो चार्ज लगता है कि बेसिक होना चाहिए, जबकि करंट बेसिक है। करंट का फार्मूला क्या लिखते? करंट इज चार्ज अपॉन टाइम। तो लग रहा है कि चार्ज होना चाहिए बेसिक, क्योंकि करंट चार्ज और टाइम से आता है। तो बेसिक जो जब बना रहे थे तो पहले करंट हमने डिफाइन किया, बाद में चार्ज के बारे में पता चला। जैसे लाइटनिंग होता है बारिश के दिनों में, ऊपर से चार्ज आता है एक्चुअल में, लेकिन वो हम लोग ट्रीट किए पहले करंट। तो जो पहले पता चला, जिसके आधार पे डेराइव वगैरह, मतलब कि टर्म्स वगैरह डिफाइंड हो गए, बाद में चेंज करने की जरूरत नहीं, वो बेसिक हो गया। जो पहले मिला वो बेसिक, जो बाद में आया वो उससे रिलेटेड टर्म है कि नहीं? तो उस तरह से इलेक्ट्रिक करंट का टर्म जो है बेसिक क्वांटिटी के आधार पे डिफाइन किया गया है। तो ये टोटल 7 ही है, ओनली 7। जैसे अल्फाबेट में इंग्लिश का 26 होते, और उससे वर्ड कितने बना सकते? सोचो कितने बना सकते? इनफाइनाइट। वैसे ही यहाँ पे भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है 7। इन सबको मिला के बहुत सारे डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बना सकते। करेक्ट है? अब डेराइव्ड क्या है? इन्हीं सब के कॉम्बिनेशन, फंडामेंटल के कॉम्बिनेशन से जो बनता उसको हम लोग कहते हैं डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो नेक्स्ट लिखो डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, दूसरा नंबर। देखो अब आते हैं सेकेंड नंबर में, ये है डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या है? तो ऐसे क्वांटिटी जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो, है, या उसके वजह से फंडामेंटल के कॉम्बिनेशन से बनता हो, उसी को कहते हैं डेराइव्ड। जैसे वेलोसिटी, वेलोसिटी किससे बनता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो लेंथ अपॉन टाइम। एंड फोर्स, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, या मोमेंटम, मोमेंटम लिखते हैं, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। पढ़े होगे, मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी।
तो मोमेंटम किस पे डिपेंड कर रहा? मास, फंडामेंटल। वेलोसिटी कैसा है? डेराइव्ड। तो डेराइव्ड जो है फंडामेंटल पे डिपेंड करेगा, डेराइव्ड जो है फंडामेंटल और डेराइव्ड के कॉम्बिनेशन पे आएगा, या जो कोई डेराइव्ड क्वांटिटी है वो दूसरे डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करेंगे। करेक्ट है? तो ऐसा कंडीशंस जो भी एक्सप्रेशन वगैरह बनते हो वो सभी डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहलाता। तो कैसे इसको डिफाइन कर सकते उसको लिखो। डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का डेफिनेशन लिखो। एनी फिजिकल क्वांटिटी which can be expressed in terms of fundamental quantities or derived quantities or combination of fundamental and derived physical quantities or combination of fundamental and derived physical quantities. For example लिख लो, velocity, acceleration, force, energy, momentum, ऐसे चलते जाओ, बहुत सारे हैं, जितना लिख सको सब लिखाता जाएगा, है कि नहीं? ये है डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, सिंपल टर्म है। देखो स्टूडेंट्स, अब आते हैं एप्लीकेशन पे। क्वेश्चन जो है एंट्रेंस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ऐसा बोर्ड के आधार पे नहीं आता है, वो थोड़ा सा चेंज डिमांड करता है, चेंज। अब देखो फंडामेंटल का कंसेप्ट समझ गए, डेराइव्ड का कंसेप्ट समझ गए, लेकिन एक्चुअल में समझे कि नहीं समझे ये पता चलता है एप्लीकेशन से। यदि एप्लीकेशन को सॉल्व कर लेते हो, समझ लेते हो, तो पक्का कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो अब जैसे मान लो क्वेश्चन कहेगा देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है वेदर द फॉलोइंग ग्रुप्स कैन बी टेकन एज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी ग्रुप और नॉट। पहला, फर्स्ट ग्रुप में 3 क्वांटिटी के बारे में कहा गया है, कह रहा ये तीनों मिलके फंडामेंटल का ग्रुप बन सकता है कि नहीं। तो ध्यान दोगे, लैंग्वेज की बात करें या स्क्रिप्ट की, तो पूरे वर्ल्ड में अकेला इंग्लिश ही एग्जिस्ट नहीं करता। इंग्लिश है, हिंदी है, उर्दू है, गुजराती है, मराठी है, तमिल है, तेलुगु, ऐसे बहुत सारे लैंग्वेजेस एग्जिस्ट करते हैं। चाहे बंगाली ले लो या कोई लोकल लैंग्वेज ले लो, सब में स्क्रिप्ट जो है कुछ में सेम रहता, कुछ में अलग हो जाता है कि नहीं। स्क्रिप्ट बदल जाती। अब स्क्रिप्ट बदल गए तो अल्फाबेट बदल गया, अल्फाबेट बदल गया मतलब बेसिक क्वांटिटीज बदल गए। तो वैसे ही बेसिक क्वांटिटी हम लोग भी कोई भी एज्यूम कर सकते हैं। हाँ, रूल फॉलो होना चाहिए ऐसा। अब देखो यहाँ पे सिंपल वे में कहा जाए तो हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी 7 पढ़ रखे हैं। पहला में सभी में 3 ही है, चेक करना है 3, एनर्जी, मास, वेलोसिटी। तो हम अपने 7 में चेक करेंगे, कहेंगे एनर्जी और वेलोसिटी तो है नहीं, तो गलत। फोर्स, मास, टाइम, फोर्स उसमें है नहीं, गलत। मोमेंटम, मास, वेलोसिटी, मोमेंटम और वेलोसिटी उसमें है नहीं, गलत। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मास, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन उसमें है नहीं, तो गलत। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। ये हो गया
हम लोग क्या है उससे चेक कर रहे हैं, मैच करा रहे हैं। यहाँ पे कह रहा है कैन बी टेकन एज फंडामेंटल ग्रुप और नॉट, क्या उसको ले सकते हैं या नहीं ले सकते। अब जैसे अल्फाबेट ABCD बन गया, कोई क ख ग घ बनाया और कोई कह दे ये गलत है, तो ऐसा तो नहीं है ना, वो भी अल्फाबेट है। अब अल्फाबेट जो है देवनागरी स्क्रिप्ट के बारे में बात करें तो अल्फाबेट जो है ए से कहां तक है, जेड तक। अब ए से यदि जेड तक है, सॉरी मतलब हिंदी देवनागरी में क से घिया तक लिखते अल्फाबेट, तो उसमें क कोई भी एक लेटर ले लो क, बाकी को मिला के क नहीं बना सकते कॉम्बिनेशन से, बेसिक क्वांटिटी है। बस वही कंसेप्ट यहाँ पे यूज करना है। क्या एनर्जी मास और वेलोसिटी के फॉर्म में कैसे भी करके लिख सकते क्या? तो इसके लिए सबसे सिंपल क्या है, फार्मूला याद होना चाहिए। अभी हम लोग स्टार्ट किए हैं, बहुत सारे फार्मूले पढ़ेंगे और उसके बारे में कंसेप्ट क्लियर भी होते जाएंगे। नहीं भी मालूम फार्मूला, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं। ये एग्जाम जब होंगे, ये एप्लीकेशन बेस्ड है। एप्लीकेशन बेस्ड कहने का मतलब एग्जाम कब दोगे, अभी 11th में हो तो एग्जाम 2022 में दोगे और 2022 तक 22 तक सभी तरह के फार्मूले बहुत अच्छी तरह से मालूम होगा। इसलिए फार्मूले ना मालूम होने का गम आज के टाइम की जरूरत नहीं है। करेक्ट है? देखो हम लोग एनर्जी लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv²। ये एनर्जी, ये मास, ये वेलोसिटी। मतलब एनर्जी को मास और वेलोसिटी के फॉर्म में फार्मूला बन गया। मतलब ये फंडामेंटल ग्रुप, फिजिकल क्वांटिटी का ग्रुप नहीं हो सकता। फार्मूला नहीं बनना चाहिए। फार्मूला बना, इसका मतलब ये ग्रुप में नहीं है। अब क जो है ख और ग को कंबाइन करके लिख सकते हो, तो फिर क लिखने की क्या जरूरत है भाई? क तो लिखा जा सकता ना, ख और ग को कंबाइन करके। एक्चुअल में नहीं हो रहा, इसीलिए क एग्जिस्ट करता है। यदि ऐसा कुछ रहता, ख और ग को मिला के किसी भी तरीके से क लिख सके, तो अल्फाबेट में नहीं डालना चाहिए था उसको। तो ये हो गया, मतलब फर्स्ट में क्या लिखेंगे, नो, ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के ग्रुप का पार्ट नहीं है। एप्लीकेशन बेस्ड इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में, ध्यान देने का। सेकेंड आ जाओ, फोर्स जो है मास और टाइम में लिख सकते क्या? मास इंटू वेलोसिटी बाई टाइम होता, मास इंटू एक्सेलरेशन होता। फोर्स को मास और टाइम में कभी नहीं लिख सकते। मतलब फोर्स, मास और टाइम, मास टाइम कितना भी कंबाइन करो, लेंथ का पार्ट तो है नहीं, जबकि फोर्स में लेंथ भी होता है। फोर्स का देखोगे हम लोग फार्मूला लिखे मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर आया ना, मीटर मतलब लेंथ। इधर लेंथ है क्या? नहीं। तो कैसा भी करो लेंथ तो आने वाला नहीं है। चाहे मास का स्क्वायर करो, टाइम का क्यूब ले लो, स्क्वायर रूट ले लो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, लेंथ तो आएगा ही नहीं। और इसमें लेंथ है, कभी एक्सप्रेस नहीं कर सकते। मतलब तीनों आपस में कैसे होंगे, इंडिपेंडेंट। यानी कि सेकंड कैसा होगा, यस, इसको लिख सकते हैं, क्योंकि फोर्स, मास और टाइम तीनों मिला के फॉर्मूला कभी नहीं बना सकते जब तक चौथा टर्म न डाला जाए। हाँ, चौथा डाल के बना सकते हैं, इन तीनों में नहीं बनना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। फोर्थ, मोमेंटम, मास एंड वेलोसिटी, सॉरी थर्ड का मोमेंटम का फार्मूला मास इंटू वेलोसिटी होता भी है। तो मोमेंटम है, मास और वेलोसिटी, तो मास और वेलोसिटी है, तो मोमेंटम एक्स्ट्रा लिखने की क्या जरूरत है? कभी भी जरूरत पड़ा तो लिख देंगे। हाँ, तो डायरेक्ट हुआ, फंडामेंटल नहीं हुआ, तो इसीलिए क्या लिखेंगे, ये नो। फोर्थ कौन सा है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड मास। अब देखो मास है, इधर वेलोसिटी है, वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकेंड, ये क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये क्या है, केजी। कॉम्बिनेशन है क्या? नहीं है। अब केजी जो है, मास, इन दोनों का कुछ भी करो, इन दोनों में केजी है क्या यूनिट में? नहीं। तो कुछ भी करो, केजी तो ला ही नहीं सकते ना। मीटर और सेकेंड कैसा भी करके ले आएंगे, केजी तो आएगा ही नहीं। तो ये हो गया, यस। फार्मूला नहीं बन सकता हो,
मतलब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का ग्रुप हो सकता है, लेकिन ये ग्रुप बना लेंगे तो सिर्फ समझने के लिए, इसको अप्लाई नहीं करने का, क्योंकि एक्चुअल फिजिक्स जो पढ़ना है वो 7 फिजिकल क्वांटिटीज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के आधार पे ही पढ़ना है, जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। ये ग्रुप बनाओगे तो आपस में एक्सेप्टेड होगा, हम लोग तुम लोग में सिर्फ, है कि नहीं? इंटरनेशनली एक्सेप्टेड नहीं कर सकते उसको, करेक्ट है? तो ये हो गया कंडीशन। आगे नेक्स्ट लेक्चर में यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, बाय।